तो देखो कल हम लोगों ने यहाँ तक बनाया था ना। यहाँ तक कुछ बनाया था कल हम लोगों ने। सो आगे देखो, आगे का मेन वर्किंग है अभी। लोगों ने बताओ जरा। इंटरपोलेशन में प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हो, वो देखा हम लोगों ने। नॉर्मल प्रॉपर्टीज कैसे एक्सेस करने हैं। अगर आपके पास एरे है तो एरे को कैसे एक्सेस करेंगे हम लोग। जैसे कि मैंने बताया था कि एरे का किस में डिक्लेरेशन होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में ना। तो यहाँ पे जाए लाइक वो नंबर में स्टोर करो या स्ट्रिंग में स्टोर करो, किस में भी हो सकता है ना आपका एरे। सिर्फ आपको एक्सेस करना आना चाहिए उसे। तो एक्सेसिंग कैसे करते हैं, लाइक देखो जैसे कि अगर मैं और एक एरे बना देता हूँ यहाँ पे वाई करके वेरिएबल में, और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके यहाँ पे सिंगल कोड यूज कर सकते हैं कि नहीं। अलाउ करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोड डबल कोड एक ही रहता है, तो दोनों में से आपको जो चाहिए ब्रैकेट यूज कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ स्टोर किया मैंने, कुछ कलर्स के नाम, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ब्लैक। ठीक है, इसमें से अभी मुझे क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक कलर चाहिए। तो कलर को कैसे एक्सेस करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डॉट एचटीएमएल फाइल पे आता हूँ मैं, और कौन से वेरिएबल में हम लोगों ने उसे स्टोर किया है वाई वेरिएबल में ना। तो वेरिएबल का नाम कैसे एक्सेस करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी को, यूजिंग डबल करली बेसिस। और डबल करली बेसिस के अंदर आपका प्रॉपर्टी का नाम रहेगा, बट ये प्रॉपर्टी में पूरा एरे का एरे आ जाएगा यहाँ पे। बट मुझे पूरा एरे नहीं चाहिए ना, मुझे स्पेसिफिक कुछ वैल्यू चाहिए वहाँ से। तो मैंने क्या बोला था, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आप क्या कर सकते हो इसमें, इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने सेकंड इंडेक्स दिया तो ये क्या करेगा, कौन सा वैल्यू आपको फेच करके दे देगा ये, कौन सा आएगा इसमें से, ब्लू ना, ये ब्लू कलर आना चाहिए। ठीक है, तो आ जाएगा। देखो यहाँ पे सर्वर स्टार्ट है। सीडी, ठीक है, एनजी सब। ये वाला प्रॉपर्टी निकाल देता हूँ मैं, कलर वाला। वो पूरा हाईलाइट कर रहे हैं ना, रेड रेड। तो क्या देखो, ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुल दिखा रहा है। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और रन कैसे करते हैं यहाँ पे हम लोग, लोकल होस्ट कोलन पोर्ट 000 ना, पोर्ट नंबर। ये था जो वर्क किया था हम लोगों ने। आ गया इसमें से, लाइक देखो ब्लू कलर करके आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एरे ना। एरे के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। अगर मुझे ऑब्जेक्ट पास करना रहेगा तो ऑब्जेक्ट को कैसे पास करते हैं एंगुलर में। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो जावास्क्रिप्ट में आपने देखा रहेगा, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जिसमें मल्टीपल फील्ड को आप पास कर सकते हो। पाइथन पता है ना सबको, पाइथन में डिक्शनरी करके आता था। डिक्शनरी क्या होता है, व्हाट इज डिक्शनरी, की और वैल्यू में रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और सेम इसका ऑब्जेक्ट अगर आप देखने जाओगे तो उसका ऑब्जेक्ट भी पूरा सेम टू सेम फॉर्म कर लेता है, की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में। तो लाइक देखो, अगर मैं यहाँ पे ये फाइल पे आता हूँ, और कोई समझो मैंने एक डेटा लिया, मुझे क्या चाहिए समझो, EMP करके एक वेरिएबल लिया, इज इक्वल्स टू डिक्शनरी का डिक्लेरेशन किस में था, करली बेसिस में ना।
सेम देखो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट भी होते हैं वो किसके अंदर रहते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा डिफाइन करना है। अभी क्या क्या चाहिए, अभी जो आपका की रहता है आपका सिंगल कोड में रहेगा या डबल कोड में रहेगा, किस में भी दे सकते हो। तो इसमें मुझे पहले तो एम्प्लॉय का नेम चाहिए, देन कोलन से कर देते हैं ना हम लोग सेपरेट, और यहाँ पे इसका वैल्यू रहेगा कॉमा, और क्या चाहिए इसमें, आईडी नंबर। ठीक है, नंबर में आएगा ना ये। और एक चाहिए मुझे सैलरी, तो सैलरी में क्या स्टोर करेंगे। ठीक है, बस हो गया इतना। एक्सेस कैसे करेंगे इसे हम लोग अभी, ईएमपी में स्टोर किया है ना, तो लाइक ईएमपी करके एक वेरिएबल है जिसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट हम लोगों ने स्टोर करके रखा है। इधर क्या लिखना पड़ेगा हमें, ईएमपी मैंने अगर ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया तो ईएमपी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर देखो इतने अगर मैं ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट करता हूं, तो देखो इसका आउटपुट क्या आता है, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना, ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज मुझे चाहिए। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट की हेल्प से, यूजिंग डॉट। अगर एरे रहेगा तो वो इंडेक्सिंग से आ जाता है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो यूजिंग डॉट। और प्रॉपर्टी का नाम क्या क्या था, एक मेरे पास नेम था ना, तो देखो यहाँ पे मुझे नेम मिलना चाहिए उसका, यूजर का। आ गया देखो यहाँ पे नेम उसका, समझ रहा है ना। इसको ब्रेक टैग देता हूँ यहाँ पे। सेम अगर आपको आईडी चाहिए तो आईडी के लिए क्या लिखोगे आप, ई एम पी डॉट आई डी, एंड फॉर सैलरी। सेव किया इसे, आ गया देखो तीनों भी क्लियर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ना, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अभी मैं आपको एरे ऑब्जेक्ट भी दिखा देता था, बट उसका डेटा हम लोग फेच नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम लोगों ने अभी लूपिंग वगैरह के ऊपर काम नहीं किया है। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे, इसको पहले ट्राई करके देख लो, ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट क्यों बनाना पड़ेगा। ये सभी मेथड एक्सेस करने हैं, तो अभी ये तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी को एक्सेस किया ना, उसने क्या बोला था, कंपोनेंट के अंदर क्या क्या होता है, एक तो टेम्पलेट होता है आपका जिसमें HTML और CSS फाइल मिल जाता है। उसके बाद .ts फाइल में आपका क्या क्या रहता है, क्लास सॉरी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ना। तो प्रॉपर्टीज तो मिल गई, ये सारे प्रॉपर्टीज ये जो TS फाइल में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। बट अभी मुझे प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, मुझे फंक्शन के अंदर अगर प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो। मेथड मतलब ना, मेथड मतलब क्या होता है, मेथड को ये फंक्शन बोलते हैं हम लोग, दोनों एक ही होता है। तो इसके अंदर मेथड कैसे बनाते हैं फिर एंगुलर में, जावास्क्रिप्ट का क्या सिंटैक्स था बताओ जरा मुझे। ऐसे कुछ होता था इसमें, फंक्शन, और आगे आता था ये फंक्शन नेम। और अगर कुछ पैरामीटर्स आपको पास करना रहेगा तो कर सकते हैं ना, ऐसे ही था कुछ जावास्क्रिप्ट में। और ये फंक्शन बॉडी आपका, सबको याद है ये ऐसे ही था कुछ। बट अभी एंगुलर में जो आपका फंक्शन बनेगा, ये इसके लिए फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, डायरेक्ट ये मेथड बनेगा आपका एंगुलर में। समझा, अगर आपको पैरामीटर्स पास करना है तो कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल रहेगा आपका। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे मेथड को हम लोग, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, हाँ बराबर, तो ये इसमें स्टोर हो रहा है ना प्रॉपर्टी में। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, कोई भी नाम का बना सकते हैं, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और यहाँ पे रहेगा आपका फंक्शन ब्रैकेट, करेक्ट ना। और अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू मुझे सेट करना रहेगा तो कैसे सेट करेंगे फिर, कोई भी लाइक जैसे कि अगर समझो मुझे कोई कलर का वैल्यू सेट करना है, तो कैसे सेट करेंगे, अभी यहाँ पे कैसे डायरेक्टली हम लोग सेट कर रहे थे ना, एक्स करके लिया एरे, वाई नेम, या कोई भी टाइप का वेरिएबल मैंने ले लिया यहाँ पे। बट अभी सेम चीज़ मुझे यहाँ पे करना है, अभी किसमें, ये डिस्प्ले वाले मेथड में। तो कैसे करूँगा फिर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समझो मैंने लिखा एक वेरिएबल का नाम क्या लिखा, डेटा करके, और इसमें मैंने क्या स्टोर किया, ऐसे कुछ स्टोर किया, डेटा क्या लिखा, XYZ डेटा। देखो चल रहा है ये,
बट एरर दे रहा है, देखो ये अलाउ नहीं कर रहा है ना। बट ये सेम चीज मैं आउट ऑफ फंक्शन कर रहा हूँ तो ये मुझे अलाउ कर रहा है यहाँ पे, बिकॉज वो नॉर्मल प्रॉपर्टी हो गया ना, और ये क्या हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया। तो मेथड के अंदर फिर कैसे डेटा एक्सेस करते हैं? तो उसके लिए आपको देखो ये भी आपने ऊप्स कॉन्सेप्ट में किया हुआ है, अगर इसमें जावास्क्रिप्ट में देखा रहेगा, दिस कीवर्ड करके आता था, याद है? दिस कीवर्ड का काम क्या आता है? दिस किसको, जिस कीवर्ड का सबसे बेस्ट यूज क्या होता है, पर्टिकुलर फंक्शंस का यूज वो बता देता है कि वो लाइक जो कुछ वेरिएबल आप यूज करोगे वो वेरिएबल कौन से फंक्शन से बिलोंग करे, उसको फाइंड आउट करने का काम करता है दिस कीवर्ड। तो अभी इसे जो डेटा नाम का वेरिएबल आ रहा है ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि ये वेरिएबल कहाँ से एक्सेस कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, दिस। तो एक चीज लाइक आपको ये करना पड़ेगा, लाइक देखो यहाँ पे कुछ भी डेटा एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिस कीवर्ड की हेल्प लेनी रहेगी। बट देखो यहाँ पे अगेन क्या कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है ये मुझे दिस कीवर्ड एक्सेस करने के बाद। तो फिर क्या इशू हो सकता है? देखो अगर यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये क्या शो कर रहा है, प्रॉपर्टी डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये ट्राई क्या कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि आपके पास डेटा नाम का कोई प्रॉपर्टी है क्या? तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि मेरे पास क्या एक डेटा नाम का एक वेरिएबल है, बराबर, और जिसके अंदर क्या किया है मैंने, कुछ वैल्यू स्टोर किया रहेगा, ये एम्प्टी है, और यहाँ पे इसके अंदर क्या वैल्यू मैं सेट करने जा रहा हूँ, समझ रहे हैं क्या किया है वो? इसका मतलब क्या किया है मैंने, ये वेरिएबल के अंदर, ये प्रॉपर्टी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई वैल्यू सेट करने जा रहा हूँ। बट ये वैल्यू कब सेट होगा, फंक्शंस कॉल होने के बाद, क्या उसके पहले? अगर मैं डेटा में कुछ यहाँ पे डेटा अगर कुछ सेट कर लूँ, एलएमएन करके कुछ सेट किया, अगर मैं डेटा को डिस्प्ले करूँ तो क्या होगा यहाँ पे, वो डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा ना ये। बट अगर यही सेम प्रॉपर्टी अगर मैं फंक्शन के अंदर दे दूँ तो क्या होगा, जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए पहले फंक्शन कॉलिंग की आपको जरूरत पड़ेगी, करेक्ट? तो क्या बेटा है, देखो आप कैसे भी वे से जा सकते हो, या तो ऐसे ये वे से जाओ, या तो ये वे से जा सकते हो, कोई भी वे से चलेगा। बाहर करके, हाँ। नहीं, ये डायरेक्टली डिफाइन करने के लिए अलाउ नहीं करता है हमें यहाँ पे, ठीक है। जरूरत नहीं पड़ती, इवन जावास्क्रिप्ट में भी आपने देखा रहेगा तो वार कीवर्ड नहीं लिखा तो भी चलता है जावास्क्रिप्ट विदाउट वार कीवर्ड। हाँ, वेरिएबल के अंदर वैल्यू आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये वार कीवर्ड यूज नहीं करोगे तो डिक्लेरेशन नहीं होगा ना, डायरेक्टली आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, वैल्यू इनिशियलाइजेशन होता है, कंसिडर कर लेगा वो अपने आप। हम्म, ठीक है। या तो ऐसे आप प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लो, और या सेकंड ऑप्शन क्या होगा, पैरामीटर। पैरामीटर देखिए कुछ होगा, बिकॉज ये क्या बोल रहा है, अभी इसके पास कुछ डेटा ही नहीं है ना, और डेटा नाम का कोई वेरिएबल नहीं जिसमें कुछ एक्सेस करने के लिए है। तो क्या है, तो ये प्रॉपर्टी आ कहाँ से रहा है, ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है ना, ऐसे डायरेक्टली मैं दे भी नहीं सकता कि ये डेटा नाम का कोई प्रॉपर्टी है मेरे पास। बट फंक्शन को डायरेक्टली अलाउ नहीं करेगा, तो ये क्या बोल रहा है कि कोई प्रॉपर्टी को आपको एक्सेस करना है। तो अभी मैं इसको नहीं दिखा देता हूँ, इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट में आपको आप फंक्शन को कैसे कॉल कर देते हैं, बटन क्लिक पे ना। ये अगर इवेंट्स वगैरह को एक्सेस करना है तो बताया ना, इवेंट इवेंट हैंडलिंग क्या रहेगा, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक वगैरह। तो उसके लिए हमें इवेंट की जरूरत पड़ेगी वो फंक्शंस कॉलिंग के लिए। उसको थोड़ा साइड में रख लेते तब तो बाद में उसको एक्सेस कर लेते हम लोग। ये नॉर्मल प्रॉपर्टी बाइंडिंग समझा आपको, मतलब नॉर्मल प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करना है। तो अभी हम लोग इसके बाद इसके ऊपर पहले आते हैं, फंक्शन को बाद में देख लेते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग नॉर्मल पहले प्रॉपर्टी बाइंडिंग देख लेते हैं। तो अभी जो करे तो वो क्या था फिर, वो नॉर्मल प्रॉपर्टी को हम लोग सिर्फ एक्सेस कर रहे थे ना। तो प्रॉपर्टी एक्सेसिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या डिफरेंस होगा, यस, क्या डिफरेंस हो सकता है प्रॉपर्टी एक्सेसिंग एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग में? बाइंड करना इन द सेंस क्या होता है, हाँ, क्या मतलब? अभी जैसे कि लाइक देखो यहाँ पे हमें हम लोग एक चीज कर रहे थे कि मुझे अगर समझो क्या करना है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू या जैसे नेम वाला वेरिएबल मैंने सेट किया था, बट ये वैल्यू को अगर मुझे डिस्प्ले करना है कहाँ पे, ये डॉट एचटीएमएल फाइल पे, तो क्या करना पड़ता है, हमें डबल करली बेसिस में लिखना पड़ता है। क्यों? तभी जाके मैं प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ। बट विदाउट करली बेसिस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसका वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। बट हाउ, कैसे पॉसिबल है वो?
मतलब समझा? यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी बाइंडिंग की अगर आप बात करोगे तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या बता रहा है आपको कि अगर आपको कोई वैल्यू अगर आपको अटैच करना है तो आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं, बट कैसे अटैच करोगे आप वैल्यू? अब यहाँ पे मुझे डबल करली बेसिस है, इसके हेल्प से नहीं चाहिए, इसके हेल्प से तो आपको नॉर्मल वैल्यू मिल जाता है एक्सेस प्रॉपर्टी एक्सेस करके। बट अगर मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग की बात करता हूँ तो देखो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में दो टाइप की प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे। सी एस एस तो पता ही है ना सबको, तो एक स्टाइल बाइंडिंग आता है इसमें एंड क्लास बाइंडिंग। तो दो टाइप के प्रॉपर्टी बाइंडिंग आती है देखो इसमें, स्टाइल एंड क्लास बाइंडिंग। तो स्टाइल और क्लास में क्या डिफरेंस रहेगा बताओ मुझे? स्टाइल किसके लिए काम आते हैं हमें? स्टाइल स्टाइल यूज किया है ना स्टाइल सीएसएस में आपने। इनलाइन सीएसएस के लिए काम आता है ये हमें, जो इनलाइन प्रॉपर्टी आप सेट करके देते हो कोई पर्टिकुलर टैग के अंदर। ऐसे कुछ होता था ना, लाइक देखो एचटीएमएल में आप ऐसे बना देते हैं, कोई h1 टैग रहेगा और इसके अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट पास कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, इनलाइन सीएसएस परफॉर्म करता है, करेक्ट ना? तो ये इनलाइन सीएसएस अगर कुछ अप्लाई करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्टाइल बाइंडिंग की हेल्प ले सकते हो। तो स्टाइल बाइंडिंग इन द सेंस मतलब कैसे रहेगा, अभी मुझे नॉर्मल बताओ, इसका जो सीएसएस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है ये वाला, जैसे कि अगर मैं क्या करता हूँ फिर से यहाँ पे एक h1 टैग ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखा मैंने हेलो करके, ठीक है, हेलो स्टाइल, जो सिंपल में लिख लेता हूँ इसे स्टाइल बाइंडिंग। और यहाँ पे हम लोगों को अगर नॉर्मल इनलाइन से इसे सेट करना है जिसके अंदर मुझे सिर्फ कलर देना है इसे, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे कोड, स्टाइल, और इसमें कौन सा प्रॉपर्टी आपको सेट करना पड़ेगा, कलर ना। और कलर में मैंने यहाँ पे समझो इसे कोई भी कलर दे दिया, समझो दिया रेड कलर, तो रेड कलर आ जाएगा इसमें ये, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉपर्टी मैंने बाइंड किया हुआ है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी बाइंड हुआ है? नहीं ना, ये तो नॉर्मल सीएसएस का सेटअप हो गया। बट एंगुलर का ये वे ये नहीं, एंगुलर क्या बोल रहा है कि हमें प्रॉपर्टी को एक्सेस करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी को बाइंड करना है। तो अगर मैं क्या करूँ, ये जो रेड कलर मैंने जैसे कल भी दिखाया था ना, क्या किया था हम लोगों ने इसके अंदर टीएस के अंदर जाके एक कलर करके वेरिएबल लिया था ना, जिसमें अगर मैं कोई कलर सेट कर लेता हूँ रेड करके, तो इसको मुझे अप्लाई करके देखना है वहाँ पे, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या किया था हम लोगों ने, कलर के अंदर है ना, बट प्रॉपर्टी को वैल्यू एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, डबल करली ब्रेसेस लगता है। बट ये सही वे लग रहा है आपको ऐसे लिखना? कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर ये इम्प्लीमेंटेशंस करना। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको क्या करना है, स्टाइल बाइंडिंग करना है, तो आप क्या करो, ये अभी नॉर्मल स्टाइल हो गया, ये स्टाइल क्या है एचटीएमएल के अंदर जो सीएसएस के अंदर था एट्रीब्यूट हो गया। तो हमें अगर इसको प्रॉपर्टी बनाना है, सो लाइक प्रॉपर्टी एक्सेसिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे होता है, देखो यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, समझिए ये, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टाइल बाइंडिंग। ये प्रॉपर्टी को बाइंड करने जा रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, अभी आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, ये और ये भी, और स्टाइल आपको डायरेक्टली अलाउ नहीं करेगा। तो स्टाइल बाइंडिंग में होता क्या है, देखो स्टाइल बाइंडिंग अगर आप करने जाओगे तो बाइंडिंग कैसे होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग का सिंटैक्स क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। एक चीज ध्यान में रखो, अगर इसको आपको अप्लाई करना है तो इसको अप्लाई करने के लिए इसमें दो टाइप के स्टाइल बाइंडिंग आते हैं, कौन से हैं? एक इसमें अगर आप देखोगे तो दो टाइप के स्टाइल बाइंडिंग कौन से आते हैं, एक सिंगल स्टाइल बाइंडिंग आता है और मल्टीपल स्टाइल बाइंडिंग। दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा बताओ मुझे? सिंगल मतलब एट ए टाइम आप सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को ही तो अप्लाई कर सकते हो, और सेकंड जिसमें आप मोर देन वन प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो ना सीएसएस के। तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल स्टाइल बाइंडिंग अगर मुझे देखना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टाइल करके लाइक मेरा प्रॉपर्टी का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, स्टाइल ना, डॉट कौन सा प्रॉपर्टी सेट करना है समझो मुझे, इसमें अभी सीएसएस वाला कलर चाहिए मुझे, ठीक है, कोई तो एक प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूँ, क्या लिखा, स्टाइल डॉट कलर। तो इसमें मुझे जब मैं प्रॉपर्टी को यूज करूंगा तो मुझे डबल करली बेसिस डालने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट किसको एक्सेस कर रहा है, प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, तो आपको इसकी जरूरत है। इसको पता है ना जो आने वाले वो प्रॉपर्टी आने वाले, तो प्रॉपर्टी का नाम डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, किसके अंदर स्टोर किया था मैंने, ये समझा ये, ले रहा है ना ये डायरेक्ट। अगर मैं इसमें रेड करके लिखूं, लेगा? क्यों?
ये क्या कंसिडर करें कि रेड नाम का कोई प्रॉपर्टी आपने टीएस फाइल पे डिक्लेयर किया है, बट है रेड नाम का कोई वेरिएबल हमारे पास नहीं है। हमारे पास कौन सा नाम का वेरिएबल है, कलर नाम का। ये समझा, देखो प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस कर रहा है। तो विदाउट यूजिंग डबल करली बेसिस अगर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को बाइंड करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें आपको डबल करली बेसिस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अभी इसमें कलर आता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। आ रहा है कलर, समझा। तो अगर तो मुझे अगर समझो डायरेक्ट कलर देना है तो मुझे समझो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर डायरेक्ट कलर देना है, या समझो कोई दूसरा कलर देता हूँ तो ये कैसे एक्सेस करेगा ये तो कोई प्रॉपर्टी में स्टोर ही नहीं किया है मैंने। फिर तो इसके लिए देखो आपको ये वैल्यू अगर देना, ये तो वैल्यू हो गया ना, ये प्रॉपर्टी नहीं हुआ। तो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको इसके अंदर फिर से सिंगल कोड यूज करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू कंसिडर करेगा इसका। इसको वैल्यू बोलते हैं। देखो अभी ये वैल्यू दे रहा है कि नहीं, आ रहा है। अगर प्रॉपर्टी रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे डिफाइन करना है, जो प्रॉपर्टी आपने टीएस पे डिफाइन किया हुआ है। तो मेरा प्रॉपर्टी क्या है, कलर। ये समझ में आ गया, ये क्लियर है। ये सिंगल प्रॉपर्टी हो गया ना। अगर मल्टी स्टाइल बाइंडिंग करना है तो अभी एक एक प्रॉपर्टी कितना आप अप्लाई करने बैठोगे। अगर एक साथ मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टी थ्रो करनी है तो सेम, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास और एक H1 टैग है जिसमें मैं क्या देता हूँ, लाइक यहाँ पे लिखा मैंने मल्टीपल स्टाइल बाइंडिंग। सेम स्टाइल बाइंडिंग के लिए मैंने क्या बोला, स्क्वायर ब्रैकेट का सिंटैक्स, और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम आपको डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ स्टाइल करके लिखना है, इज इक्वल्स टू। और यहाँ पे देखो मैं कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर रहा था किसके अंदर, टीएस के अंदर। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया, कलर टू। ठीक है, अभी मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टी चाहिए ना, एक एक प्रॉपर्टी कितना देने बैठूंगा मैं, मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टी एक साथ एक्सेस करना है। तो देखो कैसे प्रॉपर्टी आप एक्सेस करोगे, इसके अंदर डायरेक्टली प्रॉपर्टी के नाम लिखो, कलर कोलन, ऐसे ही जाता है ना आपका सिंटैक्स, कलर कोलन, समझो कलर इसका चाहिए मुझे ग्रीन, सेमी कॉलन, और क्या क्या सेट करना है आपको, समझो मुझे फॉन्ट साइज सेट करना है। फॉन्ट साइज कैसे आता है, फॉन्ट हाइफन साइज ना, सीएसएस का प्रॉपर्टी, कोलन इसका ये चाहिए मुझे 30 पिक्सल चाहिए। और अंडरलाइन के लिए क्या आता है प्रॉपर्टी सीएसएस का, टेक्स्ट डेकोरेशन। इसमें क्या लिखेंगे, अंडरलाइन। बस हो गया ना 3 प्रॉपर्टी। और भी देना तो सेमी कॉलन करते जाओ और लेते जाओ। तो अभी आप प्रॉपर्टी का नाम क्या जाएगा आपका, सिर्फ कलर टू ना, एक ही प्रॉपर्टी में देखो पूरा सेट किया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये स्टाइल बाइंडिंग क्या कर लेता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का काम करता है आप में। इसमें क्या वैल्यू सेट करोगे आप, कलर टू। सेव किया, देखो यहाँ पे क्या फायदा हुआ इसका और नॉर्मल सीएसएस में स्टाइलिंग में। इसमें प्रॉपर्टी एक्सेस करो, एक साथ आप मल्टीपल प्रॉपर्टी के साथ आप काम कर सकते हो, जो एंगुलर आपको इसमें सारी परमिशंस दे रहे हैं। ठीक है, ये एचटीएमएल में करने जाओगे तो हर एक के लिए आपको प्रॉपर सेटअप करना पड़ता है, उससे स्टाइल लिखो, ये लिखो, वो लिखो। इसमें ये की प्रॉपर्टी में जहाँ पे चाहिए वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ ना, विद हेल्प ऑफ इनलाइन। एक ही प्रॉपर्टी सेट किया हुआ है, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मैं अप्लाई करूँ, कहाँ पे भी जहाँ पे चाहिए वहाँ पे। कोड लिखना पड़ेगा, बट अभी वो किसके अंदर, प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं ना। अभी हम लोग पहले जो यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट वैल्यू के थ्रू यूज़ कर देते हैं। ये वैल्यू नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, वो वेरिएबल आप कहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो अभी, एनीवेयर। अगर वैल्यू रहता है तो वैल्यू बार बार आपको यहाँ पे भी लिखो, यहाँ पे लिखो, और हर एक जगह पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो एक आपका एडवांटेज रहेगा। तो ये इसको दो, देखो ये 2 प्रॉपर्टी होते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल स्टाइल बाइंडिंग। एट ए टाइम पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आप फॉलो कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहिए तो सिर्फ स्टाइल लिखना है, कोई प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखाना। अगर इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी का नाम लिखा तो मैंने समझो मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए क्या आता है, सिर्फ बैकग्राउंड आता है ना, या बैकग्राउंड कलर है, हाइफन कलर है, ऐसे भी दे सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें क्या डिफाइन करेगा ये फिर, इसको फाइंड आउट कर पाएगा। देखो अगर इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कुछ मिलेगा, बिकॉज वैल्यूज का रॉन्ग हो जाएगा ना। वो एक ही वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हो, बिकॉज सिंगल स्टाइल बाइंडिंग है। और मल्टीपल के लिए जाता है तभी जाके मल्टीपल प्रॉपर्टी को सर्च कर पाता है ये समझा सबको ये। देखो ट्राई करके इसको दोनों को भी। क्लास किसके लिए काम आता था आपको सीएसएस में, क्लास सिलेक्टर याद है। क्लास सिलेक्टर किसके लिए आता है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करने के लिए।
कोई भी पर्टिकुलर टैग को सिलेक्ट कर सकते हो ना। अब इसमें क्लास सिलेक्टर्स के अंदर भी देखो मल्टीपल क्लास आप लाइक पास कर सकते हो यहाँ पे। बट कैसे पास करोगे फिर, अगर सिंगल क्लास प्रोवाइड करना है तो कैसे पास करेंगे हम लोग? देखो क्लास बाइंडिंग के अंदर भी आपको दो क्लास बाइंडिंग मिलेगी, कौन से सिंगल एंड मल्टीपल वाला। सिंगल क्लास बाइंडिंग और मल्टीपल क्लास बाइंडिंग। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा कोड में। ये टीएस में क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक कलर में सेट करके रखता हूँ। बट क्लास के लिए क्या रखना पड़ेगा आपको, कुछ सिलेक्टर बनाने पड़ेंगे। क्लास सिलेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग सीएसएस में, यूजिंग डॉट ना। डॉट से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है, कौन सा देते हैं, या तो और कौन से वेरिएबल हुए नहीं, ठीक है ए वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। और ए वेरिएबल मैंने क्या किया सेट, इसके अंदर कलर सेट करना पड़ेगा या क्या सेट करना पड़ेगा ए के अंदर? देखो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। कौन सा वैल्यू सेट किया इसमें मैंने, बुलियन। बुलियन वैल्यू ट्रू या तो फॉल्स में जाता है ना, तो ए का वैल्यू मैंने क्या सेट करके रखा है, ट्रू। ठीक है, या तो ए की जगह पे कोई भी ले लो, x1 लिया, कोई भी चलेगा। x1 इज इक्वल टू ट्रू करके लिखा। बट x1 में है क्या, कुछ है फिर? यहाँ पे क्या आएगा फिर, अगर x1 का वैल्यू मैं ट्रू करता हूँ तो x1 वेरिएबल क्या है फिर? अगर मैं क्लास बाइंडिंग में चले जाऊँ, यहाँ पे क्लास बाइंडिंग कैसे होगा यहाँ पे, जैसे कि अगर मेरे पास सेम h1 टैग लिया और यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लास बाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा बाइंडिंग यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पे देखो क्लास के लिए या तो आप क्लास यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो सेकंड चीज़ देखो, लाइक एंगुलर ने आपको खुद का प्रीडिफाइन क्लास प्रोवाइड करके दिया है, सो दैट इज कॉल्ड एज एनजी क्लास, ठीक है। एनजी क्लास बोलते हैं जो क्लास बाइंडिंग के लिए यूज़ करता है। और इसके अंदर देखो आप क्लास सेट करके, कि जैसे कि अगर मैंने इसका नाम लिखा x1, तो लेगा ये। अब x1 का जो वैल्यू आ रहा है वो किस में जा रहा है, ट्रू या तो फॉल्स में जा रहा है, बराबर। तो इसमें लेगा ये वैल्यू को, x1 वाला वैल्यू लेगा यहाँ पे। देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, द बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग ना। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि x1 के अंदर कुछ तो होना चाहिए, बट x1 है क्या? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है x1 के जगह पे अभी मैं इसको बुलियन वाला वैल्यू निकाल देता हूँ। और डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर मैंने इसके अंदर क्या सेट किया, x। अभी देखो इसको अगर मैं ये असाइन कर लेता x1 को, कुछ अभी एरर आ रहा है। तो अभी ये क्या सर्च करेगा बताओ मुझे यहाँ पे इसे, हाँ स्ट्रिंग, बट क्या सर्च करेगा, अब x1 में क्या स्टोर किया है मैंने, x ना। तो x इज व्हाट, लाइक x इज योर क्लास ना। तो x नाम का कोई क्लास सिलेक्टर है हमारे पास, बनाना पड़ेगा। कहाँ पे बनाएंगे हम लोग, अगर बनाना रहेगा तो इधर बना देते हैं। हमारे पास है ना इसका SCSS वाला फाइल, क्या नाम का सिलेक्टर है हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम का, x नाम का है ना। और कैसे डिजाइन कर देते हम लोग, करली बेसिस कैप से। और क्लास सिलेक्टर का आइडेंटिफिकेशन किससे होता है, डॉट से। और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी देता हूँ इसे कलर, ठीक है। ये दे दिया इसको एक्वा। ये समझा क्या हुआ है? तो x वाला प्रॉपर्टी जो है, x वाला जो क्लास सिलेक्टर से किसके अंदर मैंने स्टोर किया है, x1 के अंदर। और ये प्रॉपर्टी मैंने किसको बाइंड करके दिया, क्लास को ना, x1 को। तो आएगा यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका, सिंगल क्लास बाइंडिंग हो गया ना। अगर मल्टीपल क्लास बाइंडिंग करना है तो एक से ज़्यादा क्लास अगर मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है तो h1 के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे बताओ। प्लस यूज करेंगे, बट किधर प्लस डालेंगे इधर, अभी और भी मुझे चाहिए तो इसमें, मतलब समझा ना। अगर आप मैं चाहूँ तो इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूँ, बट मुझे वो नहीं करना है, मुझे मल्टीपल सिलेक्टर्स चाहिए।
अभी सिर्फ एक्स का ही वैल्यू आ रहा है ना इसके पास, मुझे जैसे बहुत सारे सिलेक्टर्स अप्लाई करना है और इसके लिए अप्लाई यूज़ करना है मुझे, ये क्लास के लिए। टीएस फाइल में क्या करेंगे, इसको मैं देता हूँ मल्टीपल क्लास बाइंडिंग। ठीक है, ये देखो ये सब लोग ध्यान दो पहले यहाँ पे, सेम यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, एन जी क्लास और प्रॉपर्टी बाइंडिंग, ये तो ये स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम देखो मैं क्या लिखता हूँ, माई कलर्स। बट माई कलर्स नाम का कोई प्रॉपर्टी है मेरे पास नहीं है, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा हमें, टी एस के अंदर। और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई कलर्स इज इक्वल्स टू, जो अभी मैंने ऑब्जेक्ट आपको दिखाया था, ऑब्जेक्ट ऐसे ही पास किया था ना हम लोग विद हेल्प ऑफ करली ब्रेसेस। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ देखो, जैसे कोई भी सिलेक्टर्स का नाम मैंने दिया C1, ठीक है, कॉमा C2। देखो सिलेक्टर देखो मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, इसमें मल्टीपल यूज कर सकता हूँ ना यहाँ पे, C3, बस हो गए 3 सिलेक्टर। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, प्रॉपर्टी C1, प्रॉपर्टी C2 और एक प्रॉपर्टी C3। यहाँ पे देखो इसको मैं बुलियन में एक्सेस कर लेता हूँ। देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको मैंने क्या एक्सेस किया, ट्रू, इसे दिया मैंने ट्रू, और ये थर्ड वाला प्रॉपर्टी में मैं इसे ट्रू वाला सेट करके रखता हूँ। ठीक है, अब और अभी C1 के अंदर मुझे क्या करना है, PC1 का वैल्यू सेट करना है, तो कैसे सेट करूँगा बताओ मैं, PC1 डायरेक्टली लिखूंगा चलेगा नहीं ना, प्रॉपर्टी डायरेक्टली एक्सेस करने देगा। मैंने क्या बोला, कोई भी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी एक्सेस करते तो कौन सा, दिस कीवर्ड, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे दिस डॉट PC1। अगर दिस डॉट PC2 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं दिस डॉट PC3, और इसके पहले मैं अगर नॉट का साइन अप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स की ट्रू जाएगा, ये फॉल्स ना। यहाँ पे कंडीशन मैंने सेट करके रखा है ट्रू, बट यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया, इसे नॉट सेट किया। ठीक है, बट फिलहाल के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको तीनों को भी ट्रू रखता हूँ। बट अभी मुझे बताओ C1 C2 C3 नाम के कोई सिलेक्टर्स बनाए हुए हैं हमारे पास, CSS में आएगी हम लोग, एक C1 नाम का सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, इसको भी क्या डॉट से ना, इसको क्या देगी, इसके अंदर मैं एक कलर सेट करके रखता हूँ, पर्पल। ठीक है, बाकी जो प्रॉपर्टी सेट करना है, एक C2 नाम का चाहिए मुझे, C2 के अंदर क्या सेट करेंगे, चलो मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए इसमें, येलो। और एक C3 वाला ना क्लास, इसमें मैंने क्या सेट किया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सेट कर लेता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का काम क्या होता है, अपर केस या तो लोअर केस, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अपर केस। और ये तीनों भी प्रॉपर्टी मैंने किसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, माई कलर्स के अंदर स्टोर किया है, और तीनों भी प्रॉपर्टी को ट्रू रखा है ना, मतलब तीनों भी एक्सेस होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम लोगों ने माई कलर्स को अप्लाई किया हुआ है इसके अंदर मल्टीपल स्टाइल बाइंडिंग के लिए, आ गए तीनों भी प्रॉपर्टी यहाँ पे, मतलब तीनों भी सिलेक्टर्स अप्लाई हो गए। अगर मैं यहाँ पे टीएस में जाके इसको फॉल्स करूँ तो, कौन सा चलेगा इसमें से प्रॉपर्टी अभी एक्सेस, C1 एंड C3 ना, C2 वाला चलना चाहिए, चला गया ना। C2 पे क्या रखा था हम लोगों ने, बैकग्राउंड कलर रखा था, तो वो चला गया। ये समझा, मतलब बुलियन से भी आप वैल्यू को, प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है कि नहीं करना, वो आप खुद सेट कर सकते हैं यहाँ पे। समझा, ये भी अच्छा है ना, ये भी फायदा है इसके, इसके अंदर भी हम लोग मल्टीपल सिलेक्टर्स एक सिंगल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल क्लास बाइंडिंग। देखोगे इसको भी ट्राई करके, सेम इसमें भी सिंगल क्लास और एक मल्टीपल क्लास। ये समझा है कि कंफ्यूजन। नेक्स्ट है देखो इसमें कंडीशनल बाइंडिंग।
कंडीशनल। सो कंडीशनल मीन्स क्या होगा, व्हाट इज कंडीशनल? हाँ, इफ एल्स नहीं अभी, इसको टाइम है इफ एल्स को टाइम है। तो कंडीशनल में क्या होगा, ये देखा था आपने जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर आता था, पता है ना? टर्नरी ऑपरेटर का क्या सिंटैक्स आता है? क्वेश्चन मार्क एंड कोलन के साथ यूज किया जाता है ना, कि फर्स्ट क्या रहेगा आपका, कंडीशन रहेगा। देखो ऐसे कुछ सिंटैक्स होता है उसका, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पे क्या होता है आपका, हाँ ये ट्रू वाला ना, और इसके बाद कोलन और इसके बाद फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कंडीशन देना पड़ता है कि कंडीशन अगर आपका सेटिस्फाई हो गया, देन ये कहाँ पे जाएगा, आपका ट्रू को एक्सेस कर लेगा यहाँ पे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो इसे एक्सेस करेगा ये। तो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे बताओ मुझे, ये कंडीशनल बाइंडिंग को कैसे अप्लाई करेंगे? अगर समझो मैं आता हूँ टीएस फाइल में, पहले तो देखो यहाँ पे टीएस में आ गया, और टीएस में क्या करता हूँ मैं, एक प्रॉपर्टी सेट करके रखता हूँ कॉन करके, और यहाँ पे क्या सेट किया मैंने, ट्रू। बुलियन वैल्यू आएगा ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू आएगा कंडीशन की चेक करने के लिए। और ये वैल्यू में लेके आता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे चाहिए मुझे। तो देखो सेम h1 करके दे देता हूँ टैग यहाँ पे, और इधर लिखा मैंने कंडीशनल बाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता हूँ, स्टाइल बाइंडिंग कैसे अप्लाई किया था हम लोगों ने, सिंगल स्टाइल बाइंडिंग। तो यहाँ पे देता हूँ मैं स्टाइल डॉट, मुझे क्या चाहिए समझो, कलर, ठीक है। सिंगल स्टैंडिंग में सिंगल प्रॉपर्टी आती है ना सिर्फ, और यहाँ पे कॉन करके सेट किया मैंने, ठीक है। बट ये है क्या, इसमें कुछ कलर तो है नहीं ना। तो इसके बाद ये कंडीशन है ना, कंडीशन क्या करेगा, तो कंडीशन ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। तो इसके बाद में क्या करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो चेक करेगा या तो कंडीशन ट्रू या तो फॉल्स ना। तो यहाँ पे देखो सिंगल कोड की हेल्प लेता हूँ मैं, उसके बाद कोलन, और फिर से सिंगल कोड ओपन क्लोज। तो ये सिंगल कोड में क्या बोलता हूँ कि अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू रहेगा तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मेरा जो टेक्स्ट रहेगा वो कौन से कलर में दिखना चाहिए, रेड में दिखना चाहिए। बट अगर कंडीशन फॉल्स रहेगा तो ब्लू में, ठीक है। दोनों कलर है, तो इसमें से अभी कौन सा कलर दिखना चाहिए मुझे, रेड दिखना चाहिए या ब्लू? हाँ, तो कंडीशन मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है ना, क्या सेट किया है इसमें, तो कंडीशन ट्रू है तो रेड पे चला जाना चाहिए। आ रहा है देखो यहाँ पे कंडीशनल बाइंडिंग में रेड कलर। और यहाँ पे कंडीशन को भी मैं फॉल्स कर लेता हूँ, देखो ये काम कर रहा है कि नहीं चेक करके देख लेते हैं। तो अभी कौन सा कलर दिखना चाहिए, ब्लू वाला कलर दिखना चाहिए फॉल्स में। ये समझा ही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल बाइंडिंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, जो जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है। देखना है, इसे भी अप्लाई करके देखो पहले। तो एक्चुअली जब आप एनजी मॉडल डिफाइन करते हो तो किसके अंदर डिफाइन करना पड़ता है, देखो इसका एक ब्रैकेट आता है, जैसे अगर एनजी मॉडल में डायरेक्टली लिखूंगा तो ये अलाउ नहीं करेगा मुझे, तो ये लिखना पड़ता है आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट में, और इसके आउटसाइड होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है मेन। इसका सिंटैक्स लिख के रखो, बेसिक कैसे यूज करना है आपको, ऐसे यूज करना पड़ेगा। इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर एनजी मॉडल। इसको शॉर्टकट्स क्या बोलते हैं पता है, एंगुलर में क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाना, ये बनाना हो गया इसका पैरेंथेसिस वाला, ऐसे डिफाइन करते हैं इसको एंगुलर में। हाँ, डेटा टाइप, डेटा टाइप नहीं, ये बाइंडिंग है ना, टू वे डेटा बाइंडिंग है, ये कोई डेटा टाइप वगैरह नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली डेटा रिफ्लेक्ट करके देगा आपको। और ये वैलिडेशन के लिए सबसे ज़्यादा काम आता है, जैसे मैंने बोला कि लाइक जैसे जावास्क्रिप्ट में आपने देखा रहेगा, वैलिडेशन अप्लाई करने जाते हैं तो बहुत सारे क्लास वगैरह प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ता है, आपको कोड लिखना पड़ता है। बट यहाँ पे वैसे कुछ फंक्शनलिटी आपको देने की जरूरत नहीं है, इसमें सब क्लास डिफाइन है पहले से ही।
तो देखो इसको अप्लाई कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। और एक पॉइंट लिख के रखो इसके लिए। फॉर द टू वे डेटा बाइंडिंग, फॉर द टू वे डेटा बाइंडिंग we need to import module, we need to import module name as forms module। ठीक है, वो मॉड्यूल के बिना चलता नहीं है ये, फॉर्म्स मॉड्यूल। ये देखो ऐसे मॉड्यूल रहेगा ये पहले से डिफाइन ही है, बट इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा तभी जाके एनजी मॉडल आपको यूज करने के लिए अलाउ करेगा ये। देखो इसके हेल्प से अगर आप जाओगे ना, इसके हेल्प लोगे तो ये बहुत अच्छा काम, मतलब लाइक एकदम इजी काम कर देता है आपका, जितना भी डिफिकल्ट का वे रहेगा वो। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, देखो एक लाइव एपीआई के अंदर भी इसको हम लोगों ने यूज किया था। तो इसमें मैं टेस्टिंग लेवल पे भी आपको इसको यूज करके दिखा देता हूँ। कोड क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे कुछ। मैं क्या कर रहे सब मोबाइल पे क्या कर रहे थे? मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, अभी जो लिख के दिया वो एप्लीकेशंस में, तो देखो वो कैसे काम करता है वो।
इसका प्रॉब्लम है कि ये देखो ये सर्वर स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये। यस हो गया ये देखो रे यहाँ पे। ये इसका एपीआई का डेटा नहीं है इसके लिए। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्च बार बनाया था। ये देखो यहाँ पे एपीआई लोड नहीं हुआ है ना इसका। यहाँ पे हमारा डेटा था एपीआई वाला, जो एपीआई को सर्वर जेसन सर्वर स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों ने सर्च बार दिया, तो ये सर्च बार करता है कि अगर कुछ भी मैं डेटा सर्च करने जाता तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है सर्च वाले डेटा के ऊपर। तो हमें यहाँ से कोई कॉलम या कुछ क्वेरी देने की जरूरत नहीं पड़ती एंगुलर में। बट इसके लिए आपको हेल्प कौन कर सकते हैं, वो टू वे डेटा बाइंडिंग की हेल्प से हम लोग कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली से अप्लाई करके दिखा देता हूँ। बट हम लोग ये लेवल का भी नहीं देखेंगे बिकॉज वो हमारे पास इतना डेटा वगैरह कुछ है नहीं अभी। ठीक है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे जब वो लाइक एपीआई के साथ हम लोग काम करेंगे तब। तो अभी एपीआई वगैरह आए नहीं कुछ, बेसिक हम लोग वर्क करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। तो क्या बोला उसने, कौन सा मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फॉर्म्स मॉड्यूल ना। तो फर्स्ट आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, सब लोग इसमें आ जाओ। ये दिख रहा है आपको ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल। मैंने क्या बोला, तो कुछ भी अगर आपको इंपोर्ट करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। अगर नहीं इंपोर्ट करता हो तो क्या होगा वो भी दिखा देता हूँ आपको। समझ में भी आना चाहिए ना कि कब इंपोर्ट करना है और कब नहीं करना है इंपोर्ट। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो नॉर्मल अपने टी एस फाइल पे आ जाता हूँ, ऐप डॉट टी एस। और एक मेरा एच फाइल है। ठीक है, एच फाइल पे मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट टैग बना देता हूँ। इनपुट टैग पता है सबको, फॉर्म में जो आपने यूज़ किया रहेगा। फॉर्म भी कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ इनपुट टैग बना देता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट करके दे दिया। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, टू वे डेटा बाइंडिंग अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इसका क्या टू वे डेटा बाइंडिंग कैसे दिया है हम लोगों ने, एनजी मॉडल में ना, बट एक कौन से ब्रैकेट में रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस, और यहाँ पे रहेगा आपका एनजी मॉडल। और यहाँ पे आपका रहेगा प्रॉपर्टी का नाम। तो समझो, सपोज करो कि मैंने प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया, माईटेक्स। तो माईटेक्स नाम का कोई प्रॉपर्टी है हमारे पास, बनाना पड़ेगा। तो कहाँ पे जाएगा, पहले तो टी एस फाइल पे। और यहाँ पे माई टैग्स नाम का मैंने प्रॉपर्टी बना दिया, जिसके अंदर कुछ ने एम्प्टी सेट करके रखा है। बिकॉज इसका जो डेटा रहेगा इनपुट में हम लोग खुद एंटर करेंगे। ठीक है, सो देखो सेट तो किया मैंने माई टैग्स वाला प्रॉपर्टी, तो भी ये एरर शो कर रहा है। क्यों, ये देखो ये तो आ गया ना बराबर माई टेक्स्ट। बट मैंने क्या बोला, एनजी मॉडल को अगर यूज़ करें तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, फॉर्म्स मॉडल चाहिए जिसके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो मैं किस में आता हूँ, ऐप डॉट मॉडल डॉट टी एस फाइल में। और देखो कैसे इंपोर्ट करते, पूरा इंपोर्ट विम्पोर्ट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर इधर में लिखता हूँ, देखो यहाँ पे फॉर्म्स, ये देखो आ गया फॉर्म्स मॉड्यूल। एंटर कर लूँगा इसको, यहाँ पे नहीं जाना है, ये वाला फॉर्म्स मॉड्यूल एंटर करोगे तो देखो ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। हो गया इंपोर्ट यहाँ पे। इसको निकाल दो, ये जो टेक्स्ट एंटर किया था वो। देखो यहाँ पे आ गया ना फॉर्म्स मॉड्यूल है, किसके अंदर अवेलेबल था आपका, एंगुलर स्लैश फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल है। बट इंपोर्ट करने के बाद ये लाइब्रेरी मिल गया, बट आपको ये इंपोर्ट सारे को बताना पड़ेगा आप कौन सा मॉड्यूल यूज़ करने जा रहे हो। ये सारे मॉड्यूल्स को डिफाइन कर रहे हैं ना, ये कंपोनेंट नहीं है। आपका कंपोनेंट होता है तो इसके अंदर चला जाता है, ये किसके अंदर, डिक्लेरेशन के अंदर। और अगर मॉड्यूल रहेगा तो किस में जाएगा, इंपोर्ट्स के अंदर। क्या मॉड्यूल का नाम के, फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, वो आपको सजेशन दे देगा नीचे। देखो सेव करके देख ले, तो अभी कुछ एरर दे रहा है, देखो यहाँ पे गया एरर यहाँ पे। और जो माई टेक्स्ट वाला वैल्यू जा रहा है ना टू वे डेटा बाइंडिंग, अभी इसके अंदर क्यों मैंने अप्लाई किया, तो टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो कोई भी यहाँ पे डेटा एंटर करेगा वो मुझे यहाँ पे डेटा डिस्प्ले भी दिखना चाहिए। डिस्प्ले कैसे करते हैं, यूजिंग डबल करली बेसिस ना, इंटरपोलेशन से। और यहाँ पे डिस्प्ले के ने माई टेक्स्ट। ये समझा मैंने क्या किया है। आउटपुट देखेंगे इसका क्या आता है। देखो इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को, और आते हैं हम लोग यहाँ पे। टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अभी देखो मैं कुछ एंटर करने जाता हूँ, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले भी करके रखा है, दिख रहा है।
रिफ्लेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स का डेटा देखो डायरेक्टली मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ जो कुछ भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये किसके लिए काम आएगा आपको? वैलिडेशंस के लिए भी सबसे ज़्यादा काम आता है, आपने देखा रहेगा। जब भी कुछ पासवर्ड भी हम लोग एंटर करने जाते हैं तो उसमें पता है ना पासवर्ड का स्ट्रेंथ आता है, वीक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वो किसके वजह से, इसके वजह से आता है ना। ये देखो वो हर एक इनपुट को चेक करते जा रही है, ये समझा ही है। इसको टू वे डेटा बाइंडिंग बोलते हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि इसके अंदर भी हम लोगों ने यही अप्लाई किया था सर्च में। तो जैसे जैसे हम लोग डेटा एंटर करते हैं ना वैसे हर एक डेटा को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है सर्च वाले डेटा में, तो डायरेक्टली सर्च करके देता है हमें। समझा? बहुत हेल्पफुल है ये, आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा ये वैलिडेशंस वगैरह प्रॉपर्टी के लिए। समझा? चिराग नींद आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? टू वे डेटा बाइंडिंग। हम्म। इवेंट बाइंडिंग में अगर देखा रहेगा तो इवेंट में क्या रहता है, अगर आपको इवेंट को अप्लाई करना है यहाँ पे, पर जैसे कि लाइक अगर लाइक नॉर्मल आप इनपुट टाइप बटन बना देते हो कोई भी, या तो सबमिट बटन होता है, ठीक है। तो हम लोग ऑन क्लिक फंक्शन कैसे कॉल करते थे इसके अंदर? समझो ये मेरा बटन है इनपुट टाइप, इसको कौन सा बटन बना दिया मैंने? सबमिट। और इसके नीचे एक फंक्शन है, ये जावास्क्रिप्ट बता रहा हूँ मैं, टाइप स्क्रिप्ट नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट में बाद में करेंगे हम लोग। ये फंक्शन है, फन नाम का फंक्शन है। और इसमें क्या करता हूँ, अलर्ट में एक मैसेज देता हूँ हेलो करके, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मुझे क्या आना चाहिए? हेलो करके मैसेज देना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ऑन ऑन सबमिट के ऑन क्लिक? ऑन क्लिक ना, ऐसे ही कुछ होता था। और इसके अंदर फंक्शन कॉल करना पड़ता है आपको, फंक्शन का नाम क्या है? फन ना, तभी आता था। सेम चीज है इसने एंगुलर ने किया क्या, देखो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये निकाल दिया ऑन, तो क्लिक रहेगा। और अगर इवेंट बाइंडिंग अप्लाई करता तो जैसे मैंने प्रॉपर्टी बाइंडिंग कौन से ब्रैकेट में था? स्क्वायर ब्रैकेट में ना। और इवेंट बाइंडिंग आता है इसका पैरेंथेसिस ब्रैकेट में। तो ये समझ जाएगा कि ये क्लिक इवेंट है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? ये फंक्शन कीवर्ड निकालना पड़ेगा, बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट को इसकी जरूरत नहीं है। समझा? देखेंगे अप्लाई था। कॉमन पहले वो लोग पूछते कि आपको एंगुलर आता है क्या, अगर एंगुलर नहीं आता तो फिर जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाते हैं वो लोग। अगर एंगुलर आता है तो एंगुलर के अंदर चले जाएंगे वो लोग फिर, वैसा। तो फिर अगर आपने बोला कि एंगुलर इतना नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट का डिप में चले जाएंगे वो लोग फिर, बोला आता है एंगुलर में ही जाने दो उनको। हाँ, इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली इसके अंदर जाएंगे नहीं वो लोग। इसमें बेटर रहेगा। ये नहीं रहेगा तो जावास्क्रिप्ट आपको डिप में पढ़ना पड़ेगा फिर, वो डॉम वगैरह सब सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको। तो जावास्क्रिप्ट अगर थोड़ा आ गया ना और एंगुलर आ रहा है अच्छे से तो भी काम चल जाएगा आपका। मेन एंगुलर का उनको रिक्वायरमेंट रहता है। जावास्क्रिप्ट से भी इतना ही चेक करते कि आप काम कर पाओगे कि नहीं। उप्स वाला, हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पूछते हैं। हाँ, डिसीजन मेकिंग, कंडीशन स्टेटमेंट, लूप वगैरह नहीं पूछते, बेसिक की चीज़ें। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरे वगैरह कैसे पास करते हैं, उसकी चीज़ें आती है उसमें इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, तो देखो कौन से इवेंट्स आएंगे इसमें। जैसे आपका एक क्लिक इवेंट आता है ना, बटन क्लिक। क्लिक में आपको कौन से इवेंट मिलेंगे? एक क्लिक करके आता है, एक डबल क्लिक ना। तो एक बार लाइक बटन के ऊपर सिंगल क्लिक करोगे तो ऑन क्लिक वाला अप्लाई हो जाता है, और डबल क्लिक मतलब दो बार आपको क्लिक करना पड़ेगा बटन के ऊपर, ठीक है। अगर माउस के ऊपर जाओगे तो माउस के कौन से इवेंट्स आते हैं? माउस, माउस ओवर, माउस आउट। और कीबोर्ड में चले जाओगे तो हाँ, ओवर, ओवर ओवर। अच्छा, ओवर ओवर। नहीं नहीं, ओवर ओवर तो इवेंट बोलते हैं। ओवर हुआ है, ओवर प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी चीज। हाँ,
होवर CSS मध्ये येतो तो. जो त्याच्यावरती कर्सर घेऊन गेला की सेमच करतो काम त्याच्यासारखं. सेमच आहे ते. ठीक है, देन कीबोर्ड में जाओगे तो की अप की डाउन, बराबर ना. कीबोर्ड इवेंट जिसमें आपको बटन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, की प्रेस करने के बाद काम कर लेता है ये. ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ये किसके लिए काम आते हैं, फोकस एंड ब्लर. कुछ अगर पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस हो जाता है कि लाइक जैसे ये टैप के ऊपर चलता है, इसमें क्लिक के ऊपर ये इवेंट नहीं चलता आपका. टैप करोगे तो जैसे फोकस करेगा वो पर्टिकुलर फील्ड को तो वो एक्टिवेट हो जाता है. और ब्लर मतलब क्या होता है, उधर से आप डीएक्टिवेट करने के बाद वो फील्ड को. बराबर, पहले देखते हैं सिंपल फंक्शन कैसे यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग इवेंट से. अरे सेंड कर देता हूँ मैं, ग्रुप में डाल दूंगा ये. अरे डाल दिया ना लास्ट टाइम वाला मैंने. लो चिराग का फ्रेंड आ गया एडमिशन के लिए. आवाज जा रहा है. फिर वो लोग अभी चेक करके देखेंगे, लेकिन चिराग का नजर है पैसे के ऊपर. ठीक है, तो देखो परफॉर्म करके तो देख लेते उसको. सो कहाँ पे बनाएंगे बटन हम लोग, HTML फाइल पे ना. सेम इनपुट एंटर करोगे, यहाँ पे देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट आएगा ना. क्या चाहिए हमें, बटन चाहिए ना, बटन ले लो या सबमिट ले लो, कुछ भी चलेगा. ठीक है, बट इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वैल्यू देना पड़ेगा बटन का. सबमिट दोगे तो उसमें कुछ देने की जरूरत पड़ेगी वैल्यू, नहीं ना, बाय डिफॉल्ट सबमिट ले लेगा वो. ठीक है, और हमें कौन सा इवेंट अप्लाई करना है अभी, क्लिक वाला ना. तो देखो यहाँ पे क्लिक में अगर ये करने जाता हो तो देखो यहाँ पे इसने दिया मुझे, एंटर करूँगा तो अप्लाई करके दे देगा मुझे प्रॉपर्टी. इवेंट बाइंडिंग है ना. तो इसमें मैं इवेंट के अंदर कौन सा फंक्शन एक्टिवेट करने जा रहा हूँ, फन नाम का. बट फन नाम का कोई फंक्शन नहीं है मेरे पास, बनाना पड़ेगा. कहाँ पे बनाएंगे, TS के अंदर. चलो आते TS में. ठीक है, इधर फेल टू कंपाइल करके कुछ अगर एरर आ गया तो इसको ऊपर करके देखते जाओ इधर क्या एरर है. इधर कुछ बता देता है ये कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. देखो हाईलाइट कर रहा है ना ये फन को. तो TS फाइल में आऊँगा यहाँ पे मैं. कैसे बनाएंगे फंक्शन TS के अंदर, इस ये बाउंड्री क्रॉस मत करो हाँ? ठीक है, बहुत सारे लोग ये बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं, ये बाउंड्री के अंदर ही काम करो. क्या फंक्शन का नाम था, फन ना. बराबर, बिकॉज फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं है यहाँ पे. और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, सिंपल एक अलर्ट मैसेज चाहिए. दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन. करेक्ट ना. सेव किया, देखो इसे, हो गया कंपाइल सक्सेसफुल. यहाँ पे आके चेक करके देख लेते हैं, ये देखो सबमिट करके आ गई. इसका सबमिट नहीं है, सिर्फ सबमिट पे क्लिक कर लो, हो गया एक्टिविटी है. काम कर रहा है. तो आप लोग क्या करो पता है, ऑन क्लिक ही यूज करो. सिर्फ आपको मैं एक्टिविटी देता हूँ, ये क्लिक वाला ये मत बनाओ. जैसे मैं सबमिट बटन पे, ये सबमिट बटन एक ही बटन बनाया ना, सबको दो बटन बनाने हैं. अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ मैं HTML फाइल में, H1 टैग. और इसमें मैं क्या लिखा है, इवेंट बाइंडिंग. ठीक है, मुझे करना क्या इसमें, दो बटन बनाने हैं इसके नीचे. तो यहाँ पे इसके नीचे आता हूँ मैं, इनपुट टाइप सबमिट दे दो, कुछ भी दे दो चलेगा. बटन का नाम क्या देता हूँ मैं वैल्यू में, रेड. और यहाँ पे इवेंट आपको देना है, पता ही है.
सेम कॉपी कर लेता हूँ बटन को, और एक बटन चाहिए, यहाँ पे बी आर टैग देता हूँ मैं। इसको क्या दिया हम लोगों ने, ब्लू। आगे देखो 2 बटन्स आ गए। तो आपको ये बनाना है, अभी ये टेक्स्ट चाहिए, जैसे रेड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट मेरा रेड कलर का होना चाहिए, और ब्लू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है एकदम, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चलो ये बनाओ, ये नॉर्मल ऑन क्लिक वाला मत बनाओ। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक इवेंट्स में क्लिक वाला, ठीक है। तो इसको मैं क्या देता हूँ, रेड फंक्शन, और ये ठीक है। तो ये दोनों भी फंक्शन आपको लगेंगे यहाँ पे। तो आते हैं हम लोग टीएस पे, बट यहाँ पे इसको कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे तो कुछ तो क्लिक हो रहा है करके। तो इसके लिए मैं देखो इसके कहाँ पे किसकी हेल्प लेता हूँ, स्टाइल बाइंडिंग, और स्टाइल में स्टाइल डॉट क्या चाहिए मुझे, कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए, कलर, सिंगल स्टाइल बाइंडिंग वाला। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी का नाम चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, टीएस फाइल में आएंगे, कौन सा लाइक पहले तो वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा ना, एक सेट कलर करके लेता हूँ, और ये कलर क्या रखेगा अभी, एम्प्टी। और ये कब सेट होगा, फंक्शन के अंदर ना। तो कौन सा फंक्शन एक्टिवेट करना है मुझे, पहला फंक्शन का नाम क्या था, रेड एफ ना, ये एक रहेगा फंक्शन, और दूसरा कौन सा है, ब्लू एफ, ये बराबर ना। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, कौन सा प्रॉपर्टी एक्सेस करना है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, दिस डॉट सेट कलर इज इक्वल्स टू, क्या कलर सेट करेंगे इसमें, रेड ना। और सेम यहाँ पे दिस डॉट सेट कलर इज इक्वल्स टू, समझा ये, किसके अंदर जा रहे हैं, सेट कलर में जा रहे हैं ना। और सेट कलर प्रॉपर्टी किस में चला जाएगा आपका, ये कलर के लिए, करेक्ट ना, ऐसे ही था ना, जो इसके पहले हम लोग स्टाइल बाइंडिंग देखा था, प्रॉपर्टी बाइंड करके दिया मैंने इसको। तो देखो ये काम कर रहा है कि नहीं, पहले रेड के ऊपर क्लिक करूँगा, आ रहा है रेड कलर, ब्लू, इजी है, सिर्फ सोचा नहीं।